आज मैं आपको बात बता रहा हूँ फिजिक्स के पेपर सेक्शन सी की सीबीएसई बोर्ड का। आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, और बी पार्ट दिया द फिशन प्रॉपर्टीज ऑफ 92, 94 प्लूटोनियम 239 आर very similar to those of 92 uranium 235. How much energy in mega electron volt is released if all the atoms in 1 gram of pure 94 uranium 239 undergo fission? The average energy released per fission is 180 mega electron volt. देखो दोनों क्वेश्चन के क्या है कि हम आंसर करेंगे। आपको पूछा न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन क्या है, कॉन्सेप्ट तो क्या है, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट में तो हम क्या बताएंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स की जो थ्योरी है उसे हम यूज करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, आपको क्या है कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यूज करोगे। क्या यूज करोगे, दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो उसके मोलर मास के इक्विवेलेंट ग्राम में एवोगैड्रो नंबर के इक्वल यूनिट प्रेजेंट होती है। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 239 यूरेनियम दे रखा है, इसका मोलर मास कितना है 239 ग्राम। तो आपको यूज करना है इन 239 ग्राम ऑफ यूरेनियम 239, द नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जो कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ये कंसेप्ट यूज करेंगे और बाकी तो एनर्जी रिलीज दे रखी है। और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना होगा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। ये दो कॉन्सेप्ट है जिनको आप यूज करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए। तो पहला पार्ट तो थ्योरेटिकल है, जिसमें क्या पूछा है, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन की क्या डेफिनेशन है। फिशन का मतलब है कोई न्यूक्लियस, जैसे यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है, उस पर अपन न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे और वो क्या है कि दो उससे रिलेटिवली कम मास नंबर के क्या है कि न्यूक्लियर में टूटेगा, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। तो देखो ये बात बता रहा हूं आपको न्यूक्लियर फिशन की। मान लीजिए हम यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, बीच में एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियर बनता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है सब में जेड और ए कंजर होता है, याद रखना। 92 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया 92, 235 प्लस 1 कितना हो गया 236। अब यहाँ पे कोई ऐसी फिक्स रिएक्शन नहीं है, 20 एलिमेंट के 100 से ज्यादा आइसोटोप बनते हैं। मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ, 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 30N1, और ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियर का फिशन निकलता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलती है। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको सोल्व करेंगे अपन। देखो 92 56 प्लस 36 करेंगे 6 6 12 5 3 8 9, 92 हो गया। 141 प्लस 92 प्लस 3 कितना हो गया, 1 और 2 3 और 3 6 हो गया, आ गया 6। इधर कितना 4 और 9 13, 13 का 3 आ गया और ये 2 हो गया। रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो ये तो बात है न्यूक्लियर फिशन की, जिसमें क्या है कि हमारे पास कोई हेवियर न्यूक्लियर क्या है कि लाइटर न्यूक्लियर में टूटेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन। यहाँ पे जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इनकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जिनको आगे अगर यूज करना है तो मॉडरेटर को यूज करेंगे, कंट्रोल रोड को यूज करेंगे यदि रिएक्शन को कंट्रोल वे में चलाना होगा तो। ऐसे यहाँ पे 20 एलिमेंट के गया कि 100 से ज्यादा आइसोटोप बनते हैं। इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट बता रहा हूं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन। जो रिएक्शन कहां पे होगी, ये होती है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, सन पे स्टार पे होती है रिएक्शन। इसके अंदर क्या है, 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियर, हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 10⁻7 केल्विन 10⁻6 एटम प्रेशर, ये सन के ऊपर रिएक्शन होती है। और हीलियम के न्यूक्लियर में टूटा प्लस 2 पॉजिट्रॉन निकलते हैं साथ में। देखो कितना हो गया 4, यहाँ पे 4 हो गया, प्लस पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, प्लस यहाँ पे 24.7 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकलती है। तो लाइटर न्यूक्लियर का किसी तरीके से क्या है कि लाइटर न्यूक्लियर का किसी तरीके से, आप 2 लिखो चाहे ना लिखो, सब करना पड़ता है, आप खाली न्यूट्रिनो लिख दो।
लाइटर न्यूक्लियर का रिलेटिवली क्या है कि हेवियर न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और फिशन और फ्यूजन दोनों में ही मास डिफेक्ट होता है, और मास डिफेक्ट की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है। इस प्रोसेस का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, जो कहां पे होता है ये रिएक्शन होती है सन के क्या की फोटोस्फीयर में। ये रिएक्शन होती है सन के फोटोस्फीयर में। ओके, अब आपको क्या है कि न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, 1 ग्राम प्लूटोनियम ले लिया हमने 239, और पता है एक प्लूटोनियम के फिशन से कितनी एनर्जी निकल रही है, 180 मेगा इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखो आपके पास प्लूटोनियम दिया आपको 239 और कितना दिया है 1 ग्राम, और एक प्लूटोनियम क्या है कि न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी निकलती है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कितनी निकलेगी एफिशिएंसी, ये आपको निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा कि 1 ग्राम प्लूटोनियम के अंदर कितने न्यूक्लियस, क्या निकालना पड़ेगा, 1 ग्राम प्लूटोनियम में कितने न्यूक्लियस। कैसे निकालोगे, 239 ग्राम प्लूटोनियम के अंदर क्या है कि कितने न्यूक्लियस होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लिखा, हम लिख देंगे। बिल्कुल सीधी सी कैलकुलेशन है। देखो नंबर ऑफ nuclei present in 239 gram of प्लूटोनियम 239। ये तो कितना हो गया हमारा 6.02 की जगह मैं 6 लिख देता हूं, 6 इंटू 10⁻23। तो पता है 1 ग्राम में कितने होंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ न्यूक्लियई इन 1 ग्राम, ये कितने हो जाएंगे 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 239, इतने न्यूक्लियस हो जाएंगे। और एक न्यूक्लियस के फिशन से कितनी निकल रही है 180 मेगा इलेक्ट्रॉन, सो एनर्जी लिबरेटेड। ये आएगी 6 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 239 इंटू 180। अगर आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेगा में ऐसे कैसे छोड़ दो, मेगा इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। ओके, इसे हम अगर सोल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। इसको क्या लिख दो, 2.39 लिख दो, जो अप्रोक्सीमेट कितनी बार कटेगा। देखो इसे अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो गया 6 इंटू 18 इंटू कितना हो गया 10⁻23 और 10⁻24, और नीचे इसको लिख दो 2.39 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। इसको लिख दो 10⁻2, बस आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 2.39, इससे देखो ये अप्रोक्सीमेटली कितनी बार कटेगा 23 है, तो तीन बार तो कटेगा नहीं, 3 बार अगर मैं करूंगा 25 25 625 2.5, अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम कट रहा है, यूं मानो 2.5 से करूंगा तो 18 तो 36 और 9 45 हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा 10⁻22। तो हम आंसर को लिख देंगे एनर्जी लिबरेटेड को 4.5 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी लिबरेट होगी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इतनी एनर्जी लिबरेट होगी जो हमने किया कि कन्वर्ट करके निकाल दिया। आगे देखो क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय E इक्वल टू 10x+4 IK where x is in meter and E is in Newton upon Coulomb। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज फ्रॉम 50 टू 10 50 टू 510। दो क्वेश्चन है। अब आप देखो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज को रखा जाता है तो क्या कि उसमें फोर्स कितना लगता है Q इंटू E। कितना लगता है Q। चार्ज को अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा QE। और वर्क डन कैसे निकालते हैं, अगर फोर्स वेरिएबल हो तो वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन से F dx करके। ओके, बस यही क्वेश्चन है, जिसमें लिमिट जो दे रखी है उसको लगा देना। फोर्स x डायरेक्शन में है तो वर्क भी x डायरेक्शन की वजह से आएगा, y डायरेक्शन की वजह से तो आएगा ही नहीं। तो क्वेश्चन के सोल्व करने का ये की कंसेप्ट है। देखो चार्ज पार्टिकल Q को रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगेगा इतना, और वर्क डन किससे निकालेंगे इंटीग्रेशन F dx से, क्योंकि फोर्स x में है और लिमिट डाल देना x इनिशियल से x फाइनल। ये क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारा कॉन्सेप्ट है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्या है कि पहला पार्ट आपको बता रहा हूं, चार्ज तो 1 कूलम है, तो फोर्स तो यही हो जाएगा जो 10x प्लस 4 दे रखा है, ये तो फोर्स हो गया। एफ डीएक्स करूंगा और डीएक्स की वैल्यू कहां से कहां तक डालूंगा, ये डालूंगा मैं 5 से 10 मीटर तक, क्योंकि मुझे क्वेश्चन दे रखा है एक्स की वैल्यू एक्स इनिशियल 5 है, एक्स फाइनल मेरा 10 है, बस सोल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन एक्स डीएक्स तो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो बच्चों ये हो गया 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 4 डीएक्स हो गया बच्चों 4x, तो लिमिट डाल दो मैं 5 से 10, तो ये लो बच्चों ये तो 5 बार कट गया, जिसको कट रहा है तो पहले ही काट लो, अब ये तो पहले ही काट लिया आपने। अब 5x स्क्वायर पहले लिमिट डाल दूं, 5x स्क्वायर की 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10, ये तो बच्चों मेरी इनिशियल हो गया। फाइनल में क्या कर दूं, 5 इंटू 5 का स्क्वायर कर दूं प्लस 4 इंटू 5 कर दूं, ये मेरा फाइनल हो जाएगा। अब इसको मैं अगर सोल्व करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा जो मुझे चाहता हूं, तो सोल्व करूंगा, देखो मुझे 5 इंटू 10 स्क्वायर तो कितना हो गया 100 और 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 माइनस आगे वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 125 हो गया, और बच्चों ये 4 इंटू 5 20 हो गया बच्चों, इसे सोल्व करूंगा तो 100 ये 540 हो गया बच्चों, ये बच्चों 145 हो गया, इसे सोल्व करूंगा तो ये क्या है कि 540 में से 145 जाएगा तो ये हो जाएगा 395 और यूनिट आ जाएगी इसकी जूल। ये तो मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन बच्चों देखो x में 5 मीटर है, y में x इधर भी x इनिशियल भी 5 है, x फाइनल भी 5 है, y में तो कोई वर्क ही नहीं होगा क्योंकि y में बच्चों फोर्स नहीं है, तो मेरे बच्चों सेकंड पार्ट जो है इसका तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड पार्ट का तो आंसर क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि फोर्स हमारा x डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हमारा y डायरेक्शन में है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है बच्चों, तो वर्क डन क्या होता है F डॉट S। तो बच्चों थीटा 90 डिग्री कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पे वर्क डन हमारा आ गया 0, तो सेकंड पार्ट का हमारा आंसर है 0। ओके, ये हमारा क्या है कि क्वेश्चन सोल्व हो गया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं पूछा है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड विद द स्कैटरिंग एंगल थीटा इन गीगर-मर्सडन एक्सपेरिमेंट, write two conclusions that you can draw from this graph, obtain the expression for the distance of closest approach in this experiment। बच्चों ये क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है जिसमें रदरफोर्ड नाम के क्या है कि साइंटिस्ट ने क्या है कि एक्सपेरिमेंट किया था, ये गीगर-मर्सडन उसके टेक्निकल असिस्टेंट है जिसने गोल्ड फॉइल पे क्या है कि अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया और रिजल्ट क्या है कि जो भी आए उससे, तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है, पहले बात तो बताओ रिजल्ट यूज करेंगे किसका बच्चों, अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हम यूज करेंगे। और दूसरी बात बच्चों जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताते हैं, ये क्या चीज है बच्चों, ये हमारा कोई न्यूक्लियस है जो रेस्ट में है और बच्चों किसी पार्टिकल को बम्बार्ड करवाते हैं, सिमिलर चार्ज में होता है रिपल्शन। बच्चों क्या है कि रिपल्शन होगा तो काइनेटिक एनर्जी 0 बनेगी, किसी ना किसी क्या है कि पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको ही बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फिगर में जो r0 दिखा रखा है यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। ओके, तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, रिजल्ट को। देखो क्या क्या रिजल्ट मिले, क्या क्या हुआ। अब आपको बोला ग्राफ दिखाओ पहले, तो ये सोल्यूशन है। बच्चों ऐसा तो इसे ग्राफ मिला, ये ग्राफ था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो इस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं, जहां पे थीटा कम है वो पार्टिकल ज्यादा है, जहां थीटा ज्यादा वो पार्टिकल कम है। तो इसने पता है क्या क्या फाइंडिंग बनाई थी, इसकी फाइंडिंग ये थी कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट वे विदाउट ऑलमोस्ट एनी डिफ्लेक्शन, जैसे डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। कुछ पार्टिकल तो ऐसे थे जो लोड किया गए, ऐसे पार्टिकल बहुत कम थे। मेजॉरिटी पार्टिकल तो कैसे निकल गए थे, सीधे चले गए थे। मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेज स्ट्रेट वे विदाउट ऑलमोस्ट एनी डिफ्लेक्शन दैट जस्टिफाइज
that most part of the atom is hollow, it can never be solid as was told by Thomson. थॉमसन क्या पता कि क्या था कि एटम सॉलिड स्फीयर है, जबकि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट जो करवाया गीगर पर, उसको क्या पता चला, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, सीधे सीधे निकल गए। सीधे सीधे निकल जाना क्या बता रहा है कि एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है कि खाली है। ओके, दूसरी बात, इससे कुछ ही पार्टिकल क्या है कि वापस लौट आए। ऐसे पार्टिकल कम थे, कितने थे, लेस देन 1 in 8000। इससे क्या पता चला कि एटम के अंदर क्या है कि एटम का क्या है कि 100% पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट मास एटम के सेंटर में 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस पे सेंट्रलाइज, इसका नाम उसने क्या दिया, न्यूक्लियस। तो ये बच्चों क्या की बात बताई। अब आपको लेके चलता हूं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसका डेरिवेशन, ये सेकंड पार्ट है बच्चों। ये अल्फा पार्टिकल का बम्बार्टमेंट करवाए, ये कोई भी न्यूक्लियस है, मान लीजिए गोल्ड का न्यूक्लियस है बच्चों, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79, तो इस पे चार्ज होगा 79। अल्फा पार्टिकल को मैंने लार्ज डिस्टेंस से किया कि इसको किया कि भेजा है। अल्फा पार्टिकल पे बच्चों चार्ज होता है 2e, मान लो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी, e। सिमिलर चार्ज में होगा रिपल्शन, क्या होगा सिमिलर चार्ज में, रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डिक्रीज होगी, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 बच्चों, वापस यहां से लौट जाएगा। तो इस पॉइंट ए जहां से फेंका ये इन्फिनिटी डिस्टेंस थी। इस पॉइंट ए और बी पे लगा रहे हैं बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लगा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। क्या इक्वेशन बनेगी, काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर, काइनेटिक एनर्जी बी पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी पर। बच्चों ए पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई जूल जहां से फेंका, ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल होती है के Q1 Q2 पर आर, बच्चों यहाँ पे आर इन्फिनिटी इसलिए पोटेंशियल 0 होगी। और बच्चों बी पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ 1/4 एप्सिलॉन 0 होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ के Q1 अल्फा पे चार्ज कितना है बच्चों 2e, Q2 गोल्ड के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है 79, अगर सिल्वर का होता तो क्या लिखते हैं 47, तो जैसा होगा वैसा लिख देंगे डिवाइड बाई R0। तो यहां से बच्चों हम R0 निकाल देंगे। आपको पूछा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। फॉर्मूला क्या गया 2 × 79 × K × E² डिवाइडेड बाई E। बच्चों इस R0 की वैल्यू सोल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा मीटर में, आंसर आएगा मीटर में। अगर न्यूमेरिकल हो कुछ जिसमें एंगस्ट्रॉम में दिया हो तो आपको मालूम होता है 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻−10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻−10 मीटर। तो 1 मीटर को एंगस्ट्रॉम में करोगे तो 10⁻10 लिख देना, क्या लिख देना 10⁻10 लिख देना। ये क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब बच्चों आपके सामने क्या है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ रहा है। इससे पूछा फाइंड द करंट इन ब्रांच बीएम इन द नेटवर्क शोन। बच्चों कॉन्सेप्ट लगाएंगे सीरीज पैरेलल के। यहां पे क्या है कि कॉन्सेप्ट में अपन दो बातें लिखने वाले हैं। बच्चों एक तो क्या है कि जंक्शन पे जो बात करेंगे, अगर जंक्शन पे क्या है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू होती है बच्चों टोटल आउटगोइंग करंट। ये किरचॉफ फंक्शन, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बच्चों, आई इक्वल टू क्या लिखूंगा I1 + I2। दूसरी बात मैं क्या लिखूंगा बच्चों, अगर रेजिस्टेंस बच्चों सीरीज में होंगे तो बच्चों R इक्विवेलेंट को लिखेंगे अपन R1 + R2। और बच्चों अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे और कितने रेजिस्टेंस हो n रेजिस्टेंस जोड़ दो, कितने जोड़ दो n रेजिस्टेंस बच्चों अगर आप पैरेलल में जोड़ दो और आइडेंटिकल हो बच्चों तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R/n हो जाएगा बच्चों, अगर n रेजिस्टेंस है पैरेलल में। ये हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट रहेगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब आप क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। R 2R और R ये तो किसमें है सीरीज में, कितना हो गया 4R, 4R 4R किसमें है पैरेलल में, कितना हो जाएगा 2R, 2R किसमें है सीरीज में, कितना हो गया 4R, 4R पैरेलल में कितना हो जाएगा 2R। तो यहां तक तो पहुंच गए अपन, यहां तक पहुंच गए तो आगे का काम भी अपन कर लेंगे। कैसे कर लेंगे वो आपको बता रहे हैं। ये हमारा कितना था 3R और ये कितना है हमारा 4R, और बच्चों इधर का कितना आया था, इधर का आया था 2R। और ये बैटरी कितनी है, ये बैटरी है 10E। और बच्चों इधर क्या है कि एक बैटरी लगी हुई है जिसकी वैल्यू कितनी है 6E।
ये हमारा सर्किट है। अब बस क्वेश्चन को आप क्या है कि आपके हिसाब से रैंडमली सोल्व कर दो। इधर करंट ले लो I1, इधर करंट ले लो I2, इधर करंट ले लो I3। क्या मिलेगा आपको? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अपन नोडल एनालिसिस से निकाल देंगे। यहाँ तो बच्चों सब जगह पोटेंशियल 0 0 0 लिख देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? 10E। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? -6E। ओके, ये तो 0 ही सी। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू लगा दूंगा मैं 0 और क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। क्या मिलेगा? I1 कितना मिलेगा बच्चों? यहाँ पे पोटेंशियल कुछ भी मान लो, आपको जो भी मानना है, यहाँ V मान लो। तो क्या मिलेगा बच्चों? V माइनस 10E डिवाइड बाई 3R। इधर क्या मिलेगा बच्चों? इधर मिलेगा V प्लस 6E डिवाइड बाई 4R। और इधर कितना मिलेगा? इधर मिलेगा बच्चों V माइनस 0 अपॉन 2R इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब आप इसे सोल्व करेंगे तो V आएगा आपको भाई E की टर्म में, आएगा कि नहीं आएगा? सोल्व करेंगे बच्चों तो V आएगा E की टर्म में, और जो V E की टर्म में आ जाएगा, आपको करंट किसने पूछी बच्चों? ब्रांच BM में। BM ब्रांच में कितनी करंट है बच्चों? ये करंट है ना BM ब्रांच में। यहां से सोल्व करके V की वैल्यू निकाल लीजिए जो E की टर्म आ जाएगी, और इसमें रख दीजिए तो ये BM ब्रांच की करंट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यही हमारे क्या है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दे रखा है? ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर लाइज इन XY plane. A long straight wire lies in the same plane parallel to X axis at a distance of 20 centimeter as shown in figure. Find the direction and value of current that is to be maintained in the wire so that the net magnetic field at O is 0. बच्चों यहाँ पे क्या है कि हम दो फॉर्मूले लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। अगर स्ट्रेट वायर की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है इनफाइनाइट लॉन्ग से, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर गए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I डिवाइड बाई 2πr। और डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? राइट हैंड थंब को रखेंगे करंट डायरेक्शन में, फिंगर को रखेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम की आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये तो बच्चों पहला कांसेप्ट होगा। दूसरा कांसेप्ट में क्या लिखेंगे? अगर कोई भी कहेगी सर्कुलर वायर है बच्चों जिसमें करंट किधर चल रही? क्लॉकवाइज चलेगी, तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? सर्कुलर लूप में क्या है कि राइट हैंड लेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। करंट डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि हमारा जो थंब है किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको लिखते हैं क्रॉस से। ओके, और कितना होता है बच्चों सेंटर में फील्ड? ये होता है बच्चों μ0I अपॉन 2r, जहाँ पे r इसकी रेडियस है। बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। इसका डाउनवर्ड है तो बच्चों उसका अपवर्ड आना चाहिए। बस इतना सा है तो सॉल्यूशन है इसका। तो ये लो बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। अगर फील्ड को 0 होना है तो एक फील्ड दूसरे फील्ड के इक्वल होना चाहिए, दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि फील्ड की करंट डायरेक्शन क्या आनी चाहिए? इधर आनी चाहिए करंट की। क्यों? इधर आएगी तो इसका फील्ड किधर आएगा? उसका डाउनवर्ड है बच्चों, तो इसका अपवर्ड जाना चाहिए ना। अपवर्ड जाने के लिए क्या है कि ये किधर जाएगा? ये यूं जाएगा बच्चों। तो नीचे वाले वायर में बच्चों, नीचे वाले वायर में करंट जाएगी यूं जाएगी, तो ऊपर क्या है कि फील्ड किधर आएगा? अपवर्ड। ओके, अब ये डिस्टेंस तो दे रखी बच्चों, आपको डायरेक्शन पूछी तो डायरेक्शन तो बता ही दी है। अब बच्चों नीचे वाले का फील्ड कितना है? μ0I अपॉन 2π इंटू डिस्टेंस कितनी? 20 सेंटीमीटर में, तो कोई बात नहीं। ऊपर वाले में μ0I कितनी दे रखी उसकी? 1 एम्पियर अपॉन 2r। r कितना दे रखा है बच्चों उसका? r दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब जो कट रहा है उसे काटो बच्चों। क्या क्या कट रहा है हमारा? 20 से ये 20 कट गया बच्चों पूरा, और फिर क्या कि μ0 से μ0 कट गया। अब आपको I पूछा है बच्चों, I की वैल्यू देखने से ही पता चल रही है आपको 2π एम्पियर आ रही है। I की वैल्यू देखने से ही पता चल रही है कितनी आ रही है? 2π एम्पियर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए बच्चों, आपको क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायरेक्ट रिजल्ट निकालने हैं। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद देयर वेवलेंथ रेंज व्हिच आर यूज्ड फॉर FM रेडियो ब्रॉडकास्ट। बच्चों, डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। बच्चों क्या है कि यहाँ पे क्या है, आप किसकी थ्योरी के फंडामेंटल यूज करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, उसकी थ्योरी के फंडामेंटल आपको यूज करने हैं। अब बच्चों FM रेडियो ब्रॉडकास्ट में क्या है कि जो वेवलेंथ काम आती है बच्चों, वो आती है 333 मीटर।
दूसरा डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, बच्चों एक्सरे काम में आती है इसमें। और एक्सरे की जो वेवलेंथ है बच्चों 10⁻⁻12 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर, ये यहाँ पे काम आती है। तीसरा बात करेंगे बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन। सब लोगों के क्या कि हाथ पैरों में दर्द होता रहता है बच्चों, फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन काम आएंगे। क्या काम आएंगे? इंफ्रारेड रेडिएशन काम आएंगे बच्चों। ओके, जिनकी रेंज कहां से कहां तक है बच्चों? 10⁻⁻7 मीटर से 10⁻⁻3 मीटर तक की रेंज के रेडिएशंस काम आते हैं बच्चों। तो ये बात होगी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर स्ट्रेन की। ओके बच्चों, तो ये आपके क्या है कि बोर्ड का क्या है कि सेक्शन सी था बच्चों। ओके,